चलो फटाफट से एक बार मैं फटाफट रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो लोग देख रहे होंगे उनको भी आगे आगे हेल्प हो जाएगा बात। तो वॉलंटरी अगर हम वाइंडिंग अप की बात करते हैं, वॉलंटरी वाइंडिंग अप की बात करते हैं, 3-4 फैक्टर्स हम लोग याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है बंदा कैसा होना चाहिए, सोल्वेंट। बंदा कौन है यहाँ पर? कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर यहाँ पे कौन होगा? बेसिक सॉरी कॉर्पोरेट डेटर नहीं बोलेंगे उसको हम लोग यहाँ पर, उसको यहाँ कॉर्पोरेट पर्सन बोलेंगे। डेटर का मतलब तो गड़बड़ हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो कॉर्पोरेट पर्सन इंक्लूड्स कंपनी एंड एलएलपी, कंपनी एंड एलएलपी, ऑलराइट। सॉल्वेंट होना एंड डिफॉल्ट नहीं किया हुआ हो, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट किससे रिलेटेड हो? डेट से रिलेटेड। सॉल्वेंसी की जब हम डेफिनेशन निकालेंगे तो क्या है? डेट में डिफॉल्ट नहीं हो। किसी लाइसेंस में अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया हुआ, लाइसेंस लेने के बाद में कोई नॉन कंप्लायंस किया, उसे डिफॉल्ट को डिफॉल्ट नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो पहला बात हमने देखा कि सोल्वेंट होना, दूसरा क्या कह रहे हैं? डिफॉल्ट नहीं हो। साथ में ही याद रखिएगा सोल्वेंसी का मीनिंग यहाँ से कहां से ड्राइव हो रहा है? डेफिनेशन कैसे ड्राइव कर रहे हैं उसका हम लोग डेट से। तो डेट्स में कोई आपने डिफॉल्ट नहीं किया हो। फिर उसके बाद कहता है आप सरेंडर करना चाहते हैं, आप बिजनेस को अपने सरेंडर करना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं? सरेंडर, ठीक है। सरेंडर क्यों कर रहे हैं? आप अपने आप को रिफ्रेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन बिजनेस, कि भैया हमें ये बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है? आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि मेरे ऊपर, ध्यान सुनना, मेरे ऊपर कोई एग्जिस्टिंग अगर डेट है तो मेरी एसेट्स सफिशिएंट हैं डिस्चार्ज करने के लिए उस डेट्स को, या फिर ये बता दीजिएगा कि भैया मेरे ऊपर कोई डेट बर्डन नहीं है। तो किसके ऊपर अप्लाई होने वाला है? ये अप्लाई होने वाला है कहां से? रेगुलेशन लेंगे चैप्टर 5 से, पार्ट नंबर इसका 2 है, पार्ट 2, चैप्टर 5 पार्ट 2 मेरा चैप्टर है, नहीं IBC का चैप्टर है, IBC का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2, जो बात कर रहा है कैसा? वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वन मोर टाइम, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर पार्ट 2, ऑलराइट। कह रहा है क्या? वॉलंटरी वाइंडिंग अप। किसके लिए कह रहे हैं? जो सोल्वेंट है, सोल्वेंट है। क्लियर एकदम? चलिए अब इसके फटाफट से हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। सो कहता है स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वेरीफाइड बाय एफिडेविट। वो एफिडेविट को हाईलाइट कर लीजिएगा, एफिडेविट पे देना पड़ेगा क्योंकि इस बात की ऑथेंटिकेशन होती है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑथेंटिकेट कर रहा है किस बात को? कि जब स्टेटमेंट दे रहे हैं, और कौन देगा स्टेटमेंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता है? डायरेक्टर। तो कंपनी का हालत कैसा चल रहा है कि अपनी डेट्स पे आप पर्चेज कर सकती है, इसके लिए कौन बताएगा? लायबल होगा डायरेक्टर्स। Stating that the company will be able to pay its dues and it is not being liquidated to defraud any person. The declaration shall be accompanied by audited financial statements and records of the business operations of the corporate persons for the previous 2 years or for the period since its incorporation, whichever is later, and a report of the valuation of the assets of the corporate person, if any, prepared by the registered valuer. तो हम यहाँ पर ध्यान से समझते हैं क्या क्या कर लेना है हमको। डिक्लेरेशन देगा कौन? डायरेक्टर्स। कौन? एक अकेले डायरेक्टर देगा? बोले नहीं, बोला मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात याद देखिएगा, डिक्लेरेशन लेंगे किससे? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स से, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स से डिक्लेरेशन आ गया, ठीक है। डिक्लेरेशन किस बात के लिए है रहा है? कि कंपनी क्या कर सकती है? पे ऑफ कर सकती है अपने डेट्स को, जो भी उसके कोई एग्जिस्टिंग डेट्स हैं उसको पे ऑफ कर सकती है, इतने उसके पास सफिशिएंट एसेट्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कहेंगे? इसके अलावा जो भी यहाँ पर कंपनी किसी को डिफ्रॉड करने के लिए नहीं हो रही है, नॉट टू डिफ्रॉड टू एनी पर्सन, किसी को डिफ्रॉड करने के लिए नहीं किया जा रहा वॉल्यूम वाइंडिंग अप। एंड एसेट्स की जो वैल्यूएशन है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से हमने करवा ली है, ठीक है जी, रजिस्टर्ड वैल्यू से करवा ली है। अच्छा, अब ये कैसे कहेंगे कि आपकी कंपनी जो है ना पे ऑफ कर सकती है डेट्स? ये कैसे इंश्योर करें? कहता है इसके लिए ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस 2 years, या फिर जब से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसमें से जो भी लेटर है, मतलब लॉन्गर पीरियड जिससे होगा उसको अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। फिर कहता है स्टेप 2 लीजिएगा, SR पास कीजिएगा। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि कंपनी के मालिक को उससे पूछना पड़ेगा कि हम कंपनी बंद कर रहे हैं। डायरेक्टर ने अगले दिन आप आए, ऑनर है ना अब तो, और बोला कंपनी क्या हो चुका है? बंद है। अरे भाई, और मेजॉरिटी से पूछना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। अप्रूविंग द प्रपोजल ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर विदिन 4 weeks ऑफ अफोर्डसेड डिक्लेरेशन। मतलब बोर्ड मीटिंग हुआ होगा, उस बोर्ड मीटिंग में डिक्लेरेशन दिया गया होगा, उस डिक्लेरेशन के बाद देखिएगा फैम के अंदर क्या करना है? एक लिक्विडेटर को अपॉइंटमेंट कर ली जाएगी। अब देखो ध्यान से ज्यादा देखना,
यहाँ दो बातें बोल रहा है, पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, अपना मॉड्यूल में साइड में लिखिएगा, ऐसे बड़ा बड़ा एसआर चाहिए होगा हमको, फॉर अप्रूविंग द प्रपोजल ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। फिर आगे कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर विद इन 4 वीक्स ऑफ द अफोर्सेड डिक्लेरेशन। बात पकड़ में आ रहा है? तो यहाँ आपको दो काम करने हैं, एक तो एसआर पास करना है ताकि जो वॉलंटरी वाइंडिंग आपका प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं उससे अप्रूव कर दें, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ आपका जो लिक्विडेटर है उसका भी अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। कौन? डायरेक्टर लोग करेगा? नहीं, ऑनर्स करेगा। कहां पे करेगा? विद इन 4 वीक में अपना मीटिंग के अंदर। If corporate person whose debts approval creditor representing 2/3 in value of the debts of the company would also be required within 7 days of passing of specialization subject to the approval of creditors, and liquidation proceedings in respect of a corporate person shall be deemed to have been commenced from the date of passing of the resolution। अब इसमें 2-3 खास बातें अलग से आती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, जो आपको देखने में तो ऐसे लगेंगे कि अरे ये क्रेडिटर लोग इतना सारा कहां से बीच में इकट्ठा हो गया आ गया। देखो ध्यान समझो यहाँ पर क्या लैंग्वेज यूज की गई है। इफ अ कॉर्पोरेट पर्सन whose debts approval creditor representing 2/3 in value of the debts of the company would also be required within 7 days of passing of special resolution। यहां से दो सिचुएशन आ सकती है, या तो कंपनी हैविंग नो डेट, तो ये बात अगर आ गई तो इस पे जाने का जरूरत नहीं रहेगा। अगर है टू थर्ड इन वैल्यू, क्रेडिटर से भी आपको अप्रूवल लेना है। बोला कभी भी जाके लिया है? अरे बोला कैसे? बोला विद इन 7 डेज। विद इन 7 डेज कहां से काउंट कर लें? एसआर पास करने से। पासिंग ऑफ एसआर। बोलो बात पकड़ में आया? दो बातें याद रखिएगा, एसआर पास करना है और अपॉइंटमेंट करना है। कभी भी कर लो नहीं, 4 वीक्स के अंदर 4 वीक ऑफ डिक्लेरेशन जो डायरेक्टर लोगों से आप लेकर आए। बोला सर ठीक है ये ले लिया, इसके बाद में क्या करना पड़ेगा? फटाफट से सोच कर देखिएगा, सर ये लेने के बाद में सर हमको अगर हमारे ऊपर कोई डेट्स हैं, कॉर्पोरेट पर्सन तुम पे डेट है? बोला हाँ है। तो बोला एक काम करो 2/3 इन वैल्यू क्रेडिटर से अप्रूवल ले लीजिएगा। क्यों करवा रहे हैं भाई? किसी को ऑब्जेक्शन भी तो हो सकता है। जब पैसा दिए थे तब तो तुम ले गए हमसे, अब वॉलंटरी वाइंडिंग आप करने जा रहे हो तो भाई हमारी नॉलेज में तो डालो। ऑब्जेक्शन होगा, हम ऑब्जेक्शन भी रेज करेंगे। बात पकड़ में आ रहा है? याद रखना, पैसा लिया है, डिफॉल्ट नहीं किया है, तुमको पैसा दे रहे हैं वापस। क्या हो रहा है ये? तो कब तक कर लेना है हमको उनका अप्रूवल? विद इन 7 डेज। बोलो याद रहेगा? 7 डेज कहां से काउंट रहेगा? एसआर पास करने से। एसआर पास किया, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। पहले में डिक्लेरेशन ले लिया, दूसरे में एसआर। अब इनकी डिटेल प्रोविजंस आए हो माइंड में रिवाइज करते रहना। मैं कीवर्ड्स बोल रहा हूं, पहले में डिक्लेरेशन लिया है, दूसरे में एसआर पास किया है। कंपनी शैल नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड द बोर्ड अबाउट द स्पेशल रेजोल्यूशन to liquidate the company within 7 days of such resolution or subsequent approval by the creditor, as the case में भी दोनों में हो सकता है। अगर कंपनी के पास डेट बर्डन नहीं था, कोई एग्जिस्टिंग डेट नहीं था, तो वहीं से प्रोसीड कीजिएगा, और अगर है तो वहां से डेट चेंज जाएगी, क्रेडिटर की अप्रूवल से लेगा। किसको बताएंगे हम लोग? आरओसी को एंड बोर्ड को। क्या हो रहा है? आरओसी को एंड बोर्ड को। कितना टाइम में बता देंगे? 7 डेज। क्या हो रहा है? फिर पब्लिक अनाउंसमेंट करो, क्योंकि लोगों को भी तो अवेयर करना पड़ेगा। लोगों को नहीं बताएंगे हम लोग कि भैया हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं, तो भैया हम तुमको भी बता रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आ जाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप होने जा रहा है तो स्टेक होल्डर्स भी तो इन्वॉल्व हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, एम्प्लॉइज हैं, सप्लायर्स हैं, ये भी तो स्टेक होल्डर्स हैं। तो किसी को ऑब्जेक्शन अगर हो तो वो भी अपना ऑब्जेक्शन रख सकता है। क्या हो रहा है ना? पब्लिक अनाउंसमेंट इनवाइटिंग द क्लेम्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स। यहां पे ध्यान से वर्ड यूज किया गया, स्टेक होल्डर्स। यहां वर्ड यूज नहीं किया गया कौन? क्रेडिटर्स। स्टेक होल्डर्स जैसा भी एग्जांपल दिया हमने। क्लियर? विद इन 5 डेज ऑफ सच अप्रूवल। अप्रूवल दोनों में कोई सा भी हो सकता है। इन न्यूज़पेपर एज वेल एज ऑन द वेबसाइट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। यहाँ पे रखिएगा, कहां पे बताना हमको? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जनरली कौन सा होगा? वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। अब वाइड सर्कुलेशन वाला न्यूज़पेपर देखना, ऐसा नहीं कि 10-20 लोगों को जाता है, इसका वाइड सर्कुलेशन हो। 5 डेज के अंदर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर सारा खेल किसका है? डेट्स का। यहाँ तो हमें स्पेसिफिकली किसी डेट को लेकर नहीं चल रहे हैं, जहाँ डिक्लेरेशन दिया उसके बाद से एक्चुअली सारी डेट स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से डिक्लेरेशन निकल के आया तो वहाँ 4 वीक्स में अंदर क्या हो रहा है? आपको
आपको लिक्विडेटर अपॉइंट करना है। Yes, sir. अच्छा, लिक्विडेटर अपॉइंट कहाँ होगा? इन जनरल मीटिंग। Yes, sir. अच्छा, दोनों ही काम करवाने, फिर तो आपको एसआरई पास करना है। Yes, sir. तो यहाँ 4 वीक्स में ये काम हो जाना चाहिए। Yes, sir. फिर देखो स्टेप थर्ड में अंदर क्या करना था हमको? स्टेप थर्ड के अंदर आरओसी को इंटीमेट करना है। Yes, sir. अच्छा, आरओसी को बोले इंटीमेट कर देंगे, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात है, हाँ अप्रूवल भी लेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो हम अप्रूवल भी लेंगे। दो बातें हो सकती है ना, या तो डेट्स है या डेट्स नहीं है। अगर है तो 2/3 की अप्रूवल लेंगे। अब 2/3 की अप्रूवल लेने का टाइम कितना है? Within 7 days. 7 डेज। अब ये एसआर के टाइम से काउंट करेंगे हम इसको, 7 डेज को। बोला ठीक है। फिर स्टेप थर्ड में पहुंचेंगे, इंटीमेट करना आरओसी को एंड बोर्ड को Yes, sir. कि भैया हमने ये रेजोल्यूशन पास किया है। या तो हमने बोला हाँ वॉलंटरी वाइटिंग आप करेंगे, या फिर हमने बोला क्या नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। Yes, sir. क्लियर? तो बोला अच्छा ये कितना टाइम में कर देंगे हम लोग? देखो उसको डेट हम लिखे थे कितना, 5-7 डेज। तो ये हम लोग 7 डेज में इंटीमेशन दे रहे हैं। बोला सर ये भी कर दिया। पब्लिक अनाउंसमेंट कीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा। कौन? स्टेक होल्डर्स। कितना दिन में? कभी बता देंगे नहीं, 5 days. विद इन 5 डेज। यहाँ पर हम लोग 5 डेज में इंटीमेट कर रहे हैं, याद रहेगा। Yes, sir. Preparation of preliminary report about the capital structure, estimation of assets and liabilities, proposed plan of action, and submission of same by the liquidator to the corporate person within 45 days of the approval. अब ये इसमें सब 45 डेज बेटा इसमें टाइम लगता है। क्या क्या काम करना है? कैपिटल स्ट्रक्चर, उसकी एसेट एंड लायबिलिटी, और फिर दूसरा कौन सा किस नेचर का है, किसी का एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है, तो वो सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। फिर आगे कहता है एस्टिमेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रपोज्ड प्लान ऑफ एक्शन, किस तरह से पे ऑफ की जाएगी अगर एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज हैं। और फिर अगर भैया एक सोचने वाला बात है ना, हम में लिक्विडेट करेंगे, एसेट्स कलेक्ट करा जाएगा, सेल आउट किया जाएगा, तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी तो हैं, जो लोग कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं उनको भी तो जो मिलना चाहिए वो भी तो मिलेगा वापस। क्लियर है? वो सारा हमको डिस्कस करने के बाद में इसका रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कौन? लिक्विडेटर, एंड सबमिट करना है विद इन 45 डेज के अंदर। 45 डेज कभी भी हो सकते हैं नहीं अप्रूवल आने से। Yes. जो आपने लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट किया है ना, कहाँ पर? एग्जाम मीटिंग, वहां से ही उसका काम ही शुरू हो जाएगा साइड बाय साइड। Yes. तो 45 डेज में उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। क्या क्या कंटेंट होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड प्रपोज्ड एक्शन प्लान। क्या रहेगा? Yes. The last date for submission of claim to be provided in the public announcement within 30 days or date of the liquidation commencement date and the preparation of its list. अच्छा यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं आपको। यहाँ जब हम बोल रहे हैं ना, एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको तो अच्छे से डार्क कर लेना अपना मॉड्यूल में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से भी डेवलप हो जाता है। ये कह रहा है कॉर्पोरेट पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमेंस्ड व्हाट डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, यहां से द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्योंकि डेज काउंट करने में ये आगे हेल्पफुल रहेगा। लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स कब से काउंट हो जाएंगी? जब से आपने एसआर पास कर दिया है। अच्छा, या फिर जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है कब से? या तो एसआर पास हुआ है या जरूरत पड़ गया क्रेडिटर के अप्रूवल्स की 2/3 इन वैल्यू, तो वहां से जितने अप्रूव हो गया है वहां से आपका लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई, कमेंसमेंट हो चुका है। बात पकड़ में आ रहा है? वहां से कमेंसमेंट हुआ है। तो ये डेज हमको सभी समझना है। चले आगे। कि अगर जैसे कोई डेट नहीं होती तो जब से लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब से मान लेंगे कमेंसमेंट उसको, क्रेडिटर तो तब से मानेंगे। दो ही सिचुएशन दो ही हो सकती हैं। आफ्टर 7 डेज या फिर 7 डेज से पहले अगर पहले मिल गया, अप्रूवल वर्ड है, यस सर। स्पेसिफिक ये नहीं बोला, विद इन 7 डेज के अंदर ही हो जाने के बाद में ही, 7 डेज के अंदर तो आपको क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेने नहीं है। क्रेडिटर्स की अप्रूवल ले लिया आपने, अब उसके बाद में स्टार्ट होगा 45 डेज उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए। क्या हो रहा है? जैसे क्रेडिटर ने 7 डेज से पहले ही अपडेट को कमेंसमेंट डेट जब से स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली, पहले अप्रूवल दे दिया आपने, एसआर पास किया, उसके बाद में अपने क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई, क्रेडिटर्स का आपने 3 दिन में अप्रूवल ले लिया। तो जिस दिन अप्रूवल डेट मेंशन होता है ना, अप्रूवल हैज बीन पास ऑन XYZ, जो भी डेट होगा उस डेट से हम क्या ट्रीट करेंगे उसको, स्टार्ट हो गया। वैसे बेसिकली उस सेम डे पे नहीं होगा, नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा। तो पीरियड ऑफ 24 आवर्स हम लोग नेक्स्ट डे से काउंट करेंगे। क्या हो रहा है? चलिए आगे कहता है 45 डेज में उसको कंप्लीट करना है ये काम फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ द क्लेम्स। अब देखो यहाँ पे कह रहा है a creditor may appeal the adjudicating authority against the decision of the liquidator with respect to such claims। अब अगर देखो सुनो क्या लगा, एक बेचारा क्रेडिटर भगा भगा आया, बोला मेरा क्लेम तो उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया,
बोला मेरा क्लेम लिक्विडेटर ने कंसीडर नहीं किया, पब्लिक अनाउंसमेंट था, उसको दिखा, वो पहुंचा, बोला मेरा क्लेम तो कंसीडर करो, वो कहां जाएगा भगा हुआ? एनसीएलटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? एनसीएलटी। Opening of bank account in name of the corporate person followed by the words involuntary liquidation in scheduled bank। अब जैसे मान लीजिएगा आपको वॉलंटरी करा रहे हैं, तो आपने एसबीआई से शेड्यूल बैंक, ऐसा कई सारा शेड्यूल बैंक है आरबीआई की, आपका जाके देखेंगे शेड्यूल बैंक से। तो यहाँ पर क्या होगा, एसबीआई में अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट का नाम क्या होगा? वॉलंटरी लिक्विडेशन। क्यों कर रहे हैं? जो भी पैसा वैसा आएगा ना वो इधर देखा जाएगा, उससे डिस्चार्ज किया जाएगा सारा लायबिलिटी। ये थोड़ा ना कि लिक्विडेटर टेबल चेयर लगा के बैठ जाएगा बाहर कंपनी के, हाँ भाई कितना है, ये लो नोट पकड़ो, ये तुम्हारा चेक पकड़ो, हाँ पकड़ मारा है। And sale of assets, recovery of money due to the corporate person, realization of uncalled capital, capital structure तभी तो चेक किए थे, uncalled capital कौन सा है, और unpaid capital contributions, वो सब पैसा मंगवाइएगा। फिर कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर है ना देखो, अब सर ये तो मैं इतने सारे पॉइंट्स भूल जाऊंगी, ऐसा हो सकता है ना, तो कोई का चांस ही नहीं है। अगर आप थोड़ा साइड में भी हम मेंशन कर दो, यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विडेटर का क्या हो रहा है, रिपोर्ट आ रहा है। अब थोड़ा तो लॉजिकल सोचना चाहिए, रिपोर्टर में क्या आएगा, रिपोर्ट में क्या लिखेगा वो, कोई हीमोग्लोबिन का डिटेल बताएगा नहीं ना, वो क्या बताएगा यहाँ पर कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर पब्लिक अनाउंसमेंट्स किया हुआ है, एसेट्स एस्टिमेशन, एसेट्स लायबिलिटीज है, वो सारा उसने कंप्लीट चेक कर लिया है, प्लस उसने जो भी क्लेम्स है वो भी रिसीव यहाँ कर लिए हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, क्या हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखें, यहाँ पर क्या किया, ओपन किया आपने बैंक अकाउंट। अब नाम लॉजिकली सोच देखो, बैंक अकाउंट क्या होगा, वॉलंटरी जिस पर्पज से बना रहे हो, तो बैंक अकाउंट का नेम टाइटल भी क्या होगा, वॉलंटरी लिक्विडेशन। फिर क्या होगा, प्रोसीड जनरेट होगी, तो यहाँ पे सेल करेंगे आप, सेल ऑफ प्रोसीड आएगी, सेल ऑफ प्रोसीड आएगी, एंड कोई भी अनकॉल्ड या अनपेड अमाउंट है ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, उसे कलेक्ट करेगा ये। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम द रियलाइजेशन विद इन 6 months, कितना महीने में बांट बूट दो सबको, 6 months में, कब से, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट टू द स्टेक होल्डर्स। A stakeholder shall forthwith return any money received by him in distribution which he was not entitled to that at the time of distribution or subsequently became not entitled to। अगर नहीं है, अब स्टेक होल्डर वर्ड यूज कर रहा है, एम्प्लॉयज का ड्यू है बता दो, कोई सप्लायर था सप्लायर उसका ड्यू है, तो वो गवर्नमेंट का कोई ड्यू बाकी है, वो सारा पेमेंट पे ऑफ करना है, करने के बाद में इसको कितना टाइम बोल रहा है, मैक्सिमम आपको 6 months दिया गया। 6 months हम लोग कब से बोल रहे हैं, रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट टू द स्टेक होल्डर्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम द रियलाइजेशन विद इन 6 months, याद रहेगा, विद इन 6 months। फिर कहता है सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट बाय लिक्विडेटर टू द कॉर्पोरेट पर्सन, आरओसी, द बोर्ड, एंड द फाइनल रिपोर्ट अलोंग विद द एप्लीकेशन टू द नेशनल, ऑफ कोर्स एनसीएलटी, फॉर डिसॉल्यूशन। क्योंकि ये लास्ट स्टेप है, आपने सारा काम कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, प्रोसेस सबको मिल चुका है, स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड हो गए। सेटिस्फाइड का मतलब यहाँ नहीं खुश हो गए और दे दे और दे दो, जो लीगली उनकी जो ऑब्लिगेशन बनते थे वो पे ऑफ कर दिए गए उनको। इस पे फाइनल रिपोर्ट बनेगा और वो रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। अब कौन कौन कंसर्न पर्सन होगा, आरओसी कंसर्न पर्सन है यहाँ पर। इसके अलावा हम ध्यान से देखेंगे हमारा जो कंपनी का, हम यहाँ बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, हम बोर्ड की भी बात कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनको भी इंटीमेट किया जाएगा। इस वक्त लास्ट में हम देखेंगे एनसीएलटी को दे देंगे, याद रहेगा। फिर कहता है सबमिशन ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर रिगार्डिंग रिजोल्यूशन टू द कंसर्न आरओसी विद इन 14 days ऑफ रिसीव ऑफ द ऑर्डर। अब जैसे यहाँ से रिपोर्ट सोच के देखिएगा, हमारा लिक्विडेटर ना, लिक्विडेटर कौन, लिक्विडेटर, इसने एडजुडिंग अथॉरिटी को फाइनल रिपोर्ट दिया अपना। फाइनल रिपोर्ट होने के बाद में एडजुडिंग अथॉरिटी क्या ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर किसका होगा, डिसॉल्यूशन का। अब ये डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास किया, अब ये डिसॉल्यूशन ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर को आपको आरओसी को कभी भी नहीं बोला, विद इन 14 days, ऑर्डर की डेट से 14 days के अंदर आप उसको आरओसी साथ में फाइल करना जरूरी है, मैंडेटरी है। The liquidator shall preserve a physical or electronic copy of the reports, registered book of accounts for at least, ये हाईलाइट करो वर्ड अच्छा है, 8 years after dissolution of corporate debtor, either with himself or with an information utility। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे केस बन सकता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए मेंटेन रखना मैंडेटरी है डिसॉल्यूशन के बाद में, 8 years तक। क्या रजिस्टर है, बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, डिटेल्स आपको मेंटेन रखनी होंगी, रिपोर्ट्स हैं जो प्रिपेयर करनी हुई हैं।
Litigator shall endeavor to wind up the affairs of the corporate person within 12 months from the date of the voluntary liquidation commencement date. Commencement date कहाँ से थी? अप्रूवल से commencement date स्टार्ट हुआ था. Yes. तो कब तक कर लेना है? 12 months के अंदर से कंप्लीट कर दिया जाएगा. ये मैंडेटरी है. कोशिश तो यही करें. यहाँ पे वर्ड क्योंकि यूज किया गया है एंडेवर, शैल एंडेवर. शैल एंडेवर का मतलब होता है वो हर संभव कोशिश करे. ठीक है, जो प्रोसेसर है, अब मान लीजिए कोई ऐसे सर्कमस्टेंस जो बियॉन्ड उससे कंट्रोल है ना, डिले हो रहा है, अननेसेसरी डिले हो रहा है, वो बात अलग है. बट ये कोशिश क्या करेगा वहां पर 12 मंथ्स से कंप्लीट कर दे. पुट आउट्स के अंदर कंप्लीट है वाला. Yes. चलो